दोस्तों आज से हम लोग एक अद्भुत सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है ज्योग्राफी, जिसको हिंदी में आम सभी लोग भूगोल के नाम से दोस्तों जानते हैं। ये सब्जेक्ट दोस्तों इतना ज़्यादा शानदार है, इतना ज़्यादा शानदार है कि जब आप इसके बारे में जानोगे, पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ता ही रहूँ, इससे बाहर ना निकलूँ। आपको दोस्तों एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को भूगोल, जिन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ा, जिनको ज़िंदगी में कभी भी भूगोल पढ़ने का मौका नहीं मिला या फिर कभी पढ़े भी तो सीख नहीं पाए, तो इस सब्जेक्ट को दोस्तों बिल्कुल बेसिक लेवल से, मतलब बिल्कुल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल से दोस्तों पढ़ाया जाएगा। आपको कुछ भी ना आता हो तो भी आप इस सब्जेक्ट को दोस्तों सीख जाओगे। लेकिन आपका सिलेक्शन बेसिक लेवल सीखने से नहीं होगा, वहाँ से आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। आपका जो सिलेक्शन है वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने से होगा। तो मैं आपको दोस्तों बेसिक लेवल से बिल्कुल एडवांस लेवल तक इतनी आसानी से ले जाऊंगा कि आप बहुत ही आसान तरीके से बेसिक से एडवांस लेवल तक की चीज़ों को सीख जाओगे। और दोस्तों मैं तो अपनी तरफ से ऐसा प्रयास करूंगा कि मैं पूरी कोशिश में लगा हुआ हूं कि आपको जो भूगोल सब्जेक्ट में पढ़ाऊं, कोशिश करूंगा इस तरीके से पढ़ाऊं कि आपने अपनी पूरी लाइफ में इस तरीके का भूगोल नहीं पढ़ा होगा जिस तरीके का भूगोल दोस्तों मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। अक्सर आपने दोस्तों भूगोल पढ़ते समय या तो मैप देखा होगा या तो एक दो नदी पर्वत का फोटो देख लिया होगा। दोस्तों आप विश्वास नहीं मानेंगे, एक एक टॉपिक, जितने भी टॉपिक दोस्तों मैं आपको करवाने वाला हूं, हर एक टॉपिक में एक इमेज आपको ऐसी दिखाता चलूँगा कि आपको एक छोटी से छोटी चीज़ भी क्रिस्टल क्लियर होती चलेगी। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, चूँकि हम लोग सब कुछ पढ़ने वाले हैं तो इत्मीनान से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। पूरे वीडियो में जो कुछ हम पढ़ाने वाले हैं आज, उसका एक बार मैं आपको पूरा नोट्स दिखा देता हूं कि नोट्स कितना शानदार है। उसी से ही आपको अंदाज़ लग जाएगा कि इससे बेहतर भूगोल आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पर्वतों की शानदार फोटोज़ हैं। उसके बाद में जब हम ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे तो अक्सर आपने देखा होगा, हम लोग जानते हैं कि ज़मीन के नीचे तो पानी होता है जहाँ से हम लोग समरसेबल लगाकर पानी बाहर निकालते हैं, और उसी ज़मीन से दोस्तों लावा भी निकलता है। तो ये सब कुछ कैसे पॉसिबल होता है, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे। इसके बाद में आप देखोगे कि नदियां हैं, हर एक चीज़ का फ़ोटो मिलेगा। बारिश के मौसम में पानी किस तरीके से बरसता है ये जानेंगे। नोट्स देखिए हमारे, ये सब देखिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते जाएंगे। आप पहली नज़र में तो सिर्फ हमारे नोट्स का क्वालिटी देखिए, इतने ज़्यादा इमेजेस लगा रखे हैं कि आप चाह कर भी इस सब्जेक्ट को दोस्तों भुला नहीं पाएंगे। दोस्तों ये सब्जेक्ट आपका वो पहला प्यार बन जाएगा जिसको भुलाना नामुमकिन हो जाएगा, ज़िंदगी तक इसको भुला नहीं पाओगे। तो इसमें आप ये देखिए, प्रॉपर तरीके से मैपिंग करी गई है, हर एक चीज़ का मैप लगाया गया है। आप देख सकते हैं, अगर पर्वत पहाड़ दिखाने हैं तो उसका भी मैप लगाया गया है। साथ ही साथ में यहाँ पर देखिए, मैंने आपसे बोला था कि बेसिक से एडवांस लेवल तक चलेंगे, तो बेसिक चीज़ हमने देख ली। एडवांस लेवल पर आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे और एडवांस लेवल के क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर लोगे क्योंकि आपका बेसिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में भी दोस्तों एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको ये मैप दिखाया जाएगा, हर एक चीज़ के बारे में समझाया जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट भी दोस्तों ऐड कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, एक एक चीज़ को बारीकी से समझाते हुए फ़ोटो जरूर दे रखी है। किस तरीके से पृथ्वी का विभाजन हो रहा है वो चीज़ समझाई गई है। एक एक चीज़ का मतलब पिक्चराइजेशन इतने बढ़िया से है कि आपको लगेगा आप एक 3D मूवी दोस्तों देख रहे हैं, ठीक है। तो पूरा ये नोट्स आपको एक बार पूरा आखिरी तक दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक एक प्लेट, फिर से देखिए, एडवांस लेवल का ये क्वेश्चन है जिसको आप खुद अपने आप से सही करेंगे। लिस्ट फॉर्मेट में भी डेटा आपके सामने दे रहा हूँ सो दैट आपको याद रखने में बड़ी आसानी महसूस हो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको एक बेहतरीन सी लिस्ट भी दे रहा हूँ सो दैट कई डेटा ऐसे होते हैं जो लिस्ट के फॉर्मेट में मिल जाए तो बड़ी आसानी से दोस्तों याद हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलने वाली है। फिर से दोस्तों क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, भारत का लॉन्गिट्यूड और ये जो इसकी सीमाएं हैं भारत की, वो सारी यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं।
और फिर से आप क्वेश्चन का फॉर्मेट देख सकते हैं दोस्तों ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, यानी कि जो क्वेश्चंस का लेवल है वो इतना हाई फाई है कि बिल्कुल पीसीएस लेवल पर दोस्तों आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का पैटर्न देख सकते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों पीसीएस में पूछे जाते हैं बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाएंगे। तो पूरा नोट्स देकर आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि सर बहुत ज़बरदस्त लेवल पर यहाँ पर क्लास होने वाली है, यानी कि आपको फ़ोटो के साथ में, और आप भी जानते हो कि अगर आपने किसी चीज़ का एक बार फ़ोटो देख लिया तो वो चीज़ आपको हमेशा के लिए दोस्तों तैयार हो जाती है। अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। बड़े इत्मीनान के साथ में सब्जेक्ट को शुरुआत करना, हो सकता है कई लोगों को जीवन में आखिरी बार इस सब्जेक्ट को पढ़ने का मौका मिल रहा हो, फिर वो इसके बाद में गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी हो सकता है ना करें, तो इस आखिरी मौके को बड़े इत्मीनान से देखना। ऐसी जल्दबाजी ना करना कि आप वीडियो को बढ़ा बढ़ा के देखने लगे, उसमें फिर मज़ा नहीं आपको आएगा। तो शुरू करते हैं। एक रफ कॉपी और पेन के साथ में चीज़ों को नोट करते चलोगे तो बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या चीज़ है कि आज तक आपको ज्योग्राफी समझ में क्यों नहीं आता था। तो अब तक क्या हो रहा था दोस्तों, कुछ गलतियां आपसे बार बार हो रही थी जिसकी वजह से आप इस सब्जेक्ट को नहीं समझ पा रहे थे। पहली सबसे बड़ी जो गलती है वो ये कि आप अभी तक ज्योग्राफी को सिर्फ एक सब्जेक्ट के नज़रिए से देख रहे थे, यानी कि आप उसको मटेरियलाइज फॉर्मेट में देख रहे थे, जबकि ज्योग्राफी जो है ये एक सब्जेक्ट ना होकर एक रियलिटी है। ज्योग्राफी में जितनी भी चीज़ें आप पढ़ोगे उन सब चीज़ों को आप अपनी आंखों से देख पाओगे, और कहीं दूर नहीं, अपनी आंखों के सामने अपने सराउंडिंग में सब सारी चीज़ों को देख पाओगे। इस वजह से कभी भी गलती से भी ज्योग्राफी को सब्जेक्ट समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर आप इसे सिर्फ एक सब्जेक्ट के नज़रिए से देखोगे, बिना समझे हुए, इसको बिना विजुअलाइज किए हुए, बिना फील किए हुए, तो आप क्या करोगे कि जब इसको आपने सब्जेक्ट ही मान लिया तो आप किसी चीज़ को समझोगे नहीं, बस उसको रटने की कोशिश करोगे। और जब भी आप किसी चीज़ को समझते नहीं हो, सिर्फ रटने का प्रयास करते हो, तो वो चीज़ आपको बार बार रिवीजन मांगती है। और कितनी बार रिवीजन करोगे, हर हफ्ते आपको उस चीज़ पर रिवीजन करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जबकि अगर आपने इत्मीनान से बिना स्किप किए चीज़ों को फील करते हुए अगर पढ़ लिया तो विश्वास मानिए ज़िंदगी में कभी भी आप फैक्ट भूल सकते हो लेकिन आप कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो आप समझिए कि हम एक रियल चीज़ को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि बचपन से जो क्वेश्चन हमारे माइंड में चल रहे होते हैं उन सभी प्रश्नों का जवाब आपको इसी सब्जेक्ट में मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे बचपन से ही आप लोगों के मन में एक सवाल आता है कि सर ये कहीं कहीं पर तो आपने देखा होगा कि पृथ्वी पर समतल ज़मीन है जहाँ पर हम लोग चलते हैं, लेकिन सर कहीं कहीं पर जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड कभी आप जाओगे तो आप देखोगे बड़े बड़े पर्वत और पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे। तो बचपन से ही जो क्वेरी थी कि सर ये पर्वत और पहाड़ किस तरीके से बन जाते हैं, इसको समझने का मौका आपको सिर्फ और सिर्फ इसी सब्जेक्ट में मिलेगा। साथ ही साथ में बचपन से ही जो सवाल आता है कि सर ये जो ज्वालामुखी है सर ये कैसे बन जाता है। सर ज़मीन के अंदर तो हमने सुना था पानी होता है, तो सर पानी अगर होता है तो वहाँ से सर ये धधकता हुआ ज्वालामुखी आग कैसे निकलने लगती है, इसके बारे में समझने का दोस्तों इकलौता मौका यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके बाद में सर पूरे भारत या पूरे देश या पूरी दुनिया में नदियाँ किस तरीके से बनती हैं और किस तरीके से फ्लो करती हैं, इसका कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है। या फिर सर जो बारिश के समय पर जो आसमान से पानी गिरता है, क्योंकि आसमान की तरफ जब आप देखोगे तो आपको बिल्कुल पानी कहीं नहीं दिख रहा होगा, लेकिन वहाँ से इतना पानी कैसे नीचे आता है बारिश के समय में, तो इन सब चीज़ों को जानने का आपको मौका मिलेगा। एक और चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि बारिश का मौसम जैसे मान लो अगस्त सितंबर में बारिश होती है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि सर्दियों के मौसम में भी बारिश हो जाती है। तो सर्दियों के मौसम में बारिश किस वजह से होती है, ये क्वेश्चन जो है ये सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ आपको समझने का मौका यहाँ पर मिल रहा है। इसके बाद में झरने, नदी, नाले, जंगल, फॉरेस्ट कैसे बनता है, फॉरेस्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं, बचपन से ही ये सब चीज़ें हमारे माइंड में चल रही हैं। अपने चारों तरफ अलग अलग टाइप के जो आप क्रिएचर्स देख रहे हैं, यानी कि इंसान हो गया, जानवर हो गए, जानवरों में भी देखिए वैरायटी, कोई शेर है, चीता है, जेब्रा है, लॉयन है, डियर है, एलिफेंट है,
तो बर्ड्स हैं। तो ये जो चारों तरफ हमारे मतलब पूरी ये जो दुनिया है दोस्तों, ये कौतूहल से भरी हुई है। चीज़ें इतनी सारी हैं और हर चीज़ एक दूसरे से अलग है। इवन इंसान भी एक दूसरे से अलग है। अपने देश में पूरी दुनिया में करोड़ों इंसान हैं, लेकिन सबके चेहरे एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में हम लोगों को एक और अपॉर्चुनिटी दोस्तों मिलेगी कि हम भारत के बारे में तो जानेंगे ही। भारत इसमें कहाँ पर आपको दिख रहा है, ये रहा देखो भारत। साथ ही साथ में हम लोग पूरी दुनिया का स्ट्रक्चर क्या है, हमारी जो पूरी दुनिया है, आप जानते हैं पूरे ब्रह्मांड में, आकाशगंगा में इकलौता एक ग्रह है पृथ्वी, जहाँ पर जीवन है। अदरवाइज़ दुनिया के किसी भी ग्रह पर आज की डेट में जीवन की संभावनाएं नहीं खोजी गई हैं। इकलौते हम हैं इतने बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स के बीच में जहाँ पर हम लोग सरवाइव कर रहे हैं। तो ये पृथ्वी के बारे में जानने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ में ये जो पृथ्वी है ये अंदर से कैसी है, यानी कि पृथ्वी को अगर आप खोल दें, जैसे मान लो एक बॉल के तरीके समझो, जब आप किसी बॉल को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो उसके अंदर में क्या निकलता है, उसी तरीके से अगर हम पृथ्वी को देखें तो उसके अंदर ये कितनी लेयर से मिलकर बनती है, तो वो सब चीज़ें समझेंगे। तो शुरू करते हैं। अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते हैं। पहला चीज़ देखो कहाँ पर है कि भूगोल एक ऐसा शास्त्र है, मतलब एक ऐसा विषय है जिससे हम पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप, उसके प्राकृतिक विभाग के बारे में हमको ज्ञान होता है, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एक फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग फील करके देखो इस चीज़ को कि आपका मान लो ये घर है, ठीक है, ये जो घर है ये आपका है। तो आप क्या करो कि अपने घर से दोस्तों आप बाहर निकले, यहाँ पर मान लो आप खड़े हैं। तो यहाँ पर जब आप खड़े हैं तो दोस्तों आप चारों तरफ से भूगोल से घिरे हुए हैं। अब ऐसे में कोई ये कैसे मान सकता है कि भूगोल एक सब्जेक्ट है, एक रियलिटी है जिसके बारे में हम पता करेंगे। मतलब ये पेड़, पर्यावरण, आकाश, हवा, साथ ही साथ में आपके घर के पास में कोई पहाड़ होगा तो ये पहाड़ कौन सा है, कैसे बना, नदी, ये सब कुछ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम चीज़ों को एनालाइज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पहला जो टॉपिक है हमारा, पहला जो हेडिंग है वो है भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मतलब ये शब्द कहाँ से बना, ये समझते हैं। तो भूगोल शब्द जो है ये पहली चीज़ तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है, इंग्लिश का नहीं है, ये ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है, जिसमें जियोग्राफी यानी कि जियो, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। जियो प्लस ग्राफो, जियो प्लस ग्राफो। जियो का मतलब होता है अर्थ यानी कि पृथ्वी, और ग्राफो शब्द का मतलब होता है लिखना या फिर वर्णन करना, जिसका मतलब हो गया जियोग्राफी ग्रीक भाषा से निकला हुआ शब्द है, जिसका मतलब हो गया पृथ्वी के बारे में वर्णन करना, पृथ्वी के बारे में वर्णन करना, ये इसका पूरा मतलब हो गया। या दूसरे शब्दों में कहें, अगर हम लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में देखें तो भूगोल, भू का मतलब हो गया पृथ्वी और गोल का मतलब हो गया गोल, यानी कि पृथ्वी गोल है, ठीक है, पृथ्वी कैसी है, गोल है, ये इसका सीधा मतलब निकल रहा है। दोस्तों एक व्यक्ति थे अरस्तु ने सबसे पहले अपनी एक पुस्तक है जिसका नाम है ऑन द हेवंस में बताया था कि पृथ्वी जो है ये गोल है, ठीक है। हम लोग देखो पृथ्वी कैसी है उसके बारे में अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग अभी सिर्फ ये मानकर चलेंगे हाँ वाकई में पृथ्वी गोल है, क्योंकि ये भी एक चर्चा का विषय है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि सर पृथ्वी तो इस तरीके से, अरे ये सिर्फ पृथ्वी का 2D मैप है, ये पूरे वर्ल्ड का 2D मैप है, लेकिन 3 डायमेंशनल में आप देखोगे तो पृथ्वी जो है वो गोल है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पैसिफिक ओशियन आपको यहाँ दिख रहा है ये इस तरफ भी होगा, मतलब हुआ कि अगर आप यहाँ से घूमकर इसके पीछे जाएंगे तो हम वापस यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा हो गया कि दीवार के पीछे से एक तरफ से जाओगे तो दूसरी तरफ से आप बाहर निकल आओगे। तो एक 3D पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पृथ्वी जो है गोल है। अब पूरी दुनिया की टेंशन ना लेकर सबसे पहले हम अपने प्यारे भारत को पढ़ेंगे, क्योंकि वो जानना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। तो चैप्टर 1 की यहाँ से शुरुआत हो जाती है, चैप्टर 1, ठीक है, जिसका नाम है भारत का भूगोल, चैप्टर 1।
फिर से देख लेंगे। चैप्टर 1 भारत का भूगोल, इसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं भारत का परिचय, यानी कि भारत के बारे में चीज़ें समझो कि भारत का पूरा परिचय क्या है। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या बनता है। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों बन रहा है कि भारत की स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला प्रश्न है कि भारत जो है ये एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप में स्थित एक साउथ एशियन देश है, स्टेटमेंट नंबर 1। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है यह हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। तो पहली चीज़ तो आपके मन में आ रहा होगा सर ये कॉन्टिनेंट क्या होता है, आगे डिस्कस करेंगे, अभी समझ लो। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों जो स्टेटमेंट हैं ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी आपको बताऊंगा कि ये कॉन्टिनेंट क्या होता है। पहले आप इस मैप में देखो कि दुनिया के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, ये जो कलरफुल आपको एरिया दिख रहे हैं ये हैं दुनिया के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, ये ठीक है, ये हो गया। तो भारत जो है दोस्तों वो देखो ये स्थित है भारत, ये भारत की भौगोलिक स्थिति है। ये पीले कलर से है तो कौन से कॉन्टिनेंट में हुआ, ये एशिया कॉन्टिनेंट में है। इसका मतलब हुआ पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि भारत की जो पोजीशन है वो एशिया कॉन्टिनेंट में है। और एशिया कॉन्टिनेंट के अलावा यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है कि भारत एक दक्षिण एशियाई देश है, यानी कि एशिया में भी उसकी लोकेशन साउथ एशिया है। साउथ एशिया का मतलब हुआ कि अगर आप यहाँ से मैप को ड्रॉ करें, कोई चीज़ किसी चीज़ के नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में है, ये चीज़ कैसे पता करते हैं। मान लो एशिया में हमें पता करना है तो हमने एशिया में इस तरीके से लाइन खींची, यहाँ लिख दिया नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो अगर आप एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत देखो नीचे साइड में है। इसका मतलब हुआ कि भारत एशिया में एक साउथ एशियन कंट्री है, यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत एक दक्षिण एशियाई देश है। अगर कोई बोल दे कि भारत जो है ये पूर्वी एशियाई देश है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि पूर्वी एशियाई देश होने के लिए भारत को ईस्ट की तरफ यानी कि यहाँ होना चाहिए था, लेकिन भारत यहाँ तो है नहीं, भारत है साउथ एशिया में। इस वजह से पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से सही हो जाता है। और जिस तरीके से आपने ये क्वेश्चन किया, इमेज देखकर आपको इतनी बढ़िया से समझ में आ जाता है। और ऐसे अगर आपने पूरी ज्योग्राफी पढ़ ली तो समझो क्या होगा, एग्ज़ाम का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होने वाला है। तो हमने कॉन्टिनेंट को समझा और साउथ एशिया को समझ लिया। फिर कह रहा है कि भारत हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। अब ये चीज़ जब तक आप नहीं सीखोगे, मतलब किसी चीज़ में ये निकालना कि वो साउथ में है कि वेस्ट में है कि ईस्ट में है, ये निकालना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो अब आप इसमें देखोगे तो अगर हम देखें तो पहली चीज़ तो हमें देखना पड़ेगा ये हिंद महासागर कहाँ है। हिंद महासागर तो यहाँ पर दोस्तों ये जो नीचे आपको जो समुद्र सागर दिख रहा है ये है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में के कंपैरिजन में भारत की लोकेशन अगर पता करनी है तो क्या करेंगे, ये पूरा हिंद महासागर है तो हम एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे इस तरफ से और इसमें ऊपर लिखेंगे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो यहाँ से करने से पता चला कि भारत जो है ये ऊपर की ओर है, यानी कि हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है भारत, यानी कि नॉर्थ में। तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पर देखो कि भारत हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है, नॉर्थ में स्थित है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। सर मुझे दोनों चीज़ें सर बिल्कुल समझ में आ गई, आपने सर इतने बढ़िया से मैप में समझा दिया, सर मज़ा आ गया। अब ये चीज़ सर गलत नहीं होगी कभी भी। हम सर डायरेक्शन भी पता कर लेने लगे, NESW, सर ये चीज़ बना के हम किसी भी चीज़ की डायरेक्शन बता सकते हैं। अच्छा अगर बता सकते हो तो मैं एक पॉइंट लगा रहा हूँ, आप बताना, बताओ ये पॉइंट कहाँ पर स्थित है। तो मान लो आप लोग दिमाग लगाओगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि सर बिल्कुल आसान है, साउथ वेस्ट के बीच में है ये, सर साउथ वेस्ट के बीच में है, बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से आप लॉजिक लगाना सीख गए और आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल गया।
लेकिन दोस्तों किसी और टीचर से अगर आप ये क्लास कर रहे होते, क्वेश्चन यहीं पर फिनिश हो जाता है। यहाँ से चलता है दोस्तों हमारी क्लास का जलवा। हमारी जो क्लास है वो यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। हम लोग देखो कितने बढ़िया से चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। एक ही क्वेश्चन को इतने शिद्दत के साथ कर लो कि दोबारा उससे दसियों क्वेश्चन अगर बन जाएं तो गलत नहीं होने चाहिए। हमने यहाँ पर दोस्तों एक कॉन्टिनेंट के बारे में भी पढ़ा था, तो वो भी चीज़ समझ लेते हैं कि ये जो पूरी दुनिया है दोस्तों, ये 7 सबसे बड़े बड़े कॉन्टिनेंट में विभाजित है। यानी कि सबसे पहले तो आपको दिखा देते हैं कि मान लो ये पूरी दुनिया का मैप आप देख रहे हो। ये जो हमारी पूरी दुनिया है, ये आप जानते हो कि इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है कि पूरी दुनिया में समुद्र से भरी हुई है, और समुद्र के अलावा जो ठोस जगह बची हुई है वो कॉन्टिनेंट कही जाती है, ठीक है। जैसे आप देखोगे कि पूरी दुनिया का मैप अगर आप देखोगे तो चारों तरफ दोस्तों पूरी दुनिया ये पानी से घिरी हुई है। जितना भी ये आपको इस तरह पानी के कलर का ये चीज़ दिख रहा है, ये सब पानी है दोस्तों। आपको बनाकर दिखा देते हैं, ये देखिए ये सब वाटर है। एक बार अच्छे से बना देते हैं, एक बार आप इसको समझ लोगे तो आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नीचे साइड में नहीं बात कर रहे हैं, नीचे साइड में जो जगह आपको दिख रही है ये आइस है, बर्फ़ जमी हुई है। इस जगह पर दोस्तों बर्फ़ जमी है, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम वाटर को अलग कर दें। देखो पूरी दुनिया जो है समुद्र से घिरी हुई है। इसको अच्छे से बना लेते हैं, क्योंकि एक बार ये चीज़ हम लोग समझ लेंगे अच्छे से तो दोबारा कभी ये गलत नहीं होगा, ठीक है। इसको हमने बना लिया, ठीक है। तो पूरी दुनिया जो है दोस्तों ये पानी से घिरी हुई है, और बहुत सारे साइंटिस्ट अलग अलग टाइप की रिसर्च भी करते रहते हैं। और कई बार आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि बताते हैं कि दुनिया का जो अगला अंत है वो इसी पानी की वजह से होगा। खैर वो एक अलग विषय है, आगे बढ़ते हैं। अब इस पानी के अलावा इस दुनिया में जो ठोस चीज़ें हैं जैसे कि ज़मीन है वो कॉन्टिनेंट कही जाने वाली। और ऐसे बड़े बड़े ठोस जगह अगर आप देखो तो पूरी दुनिया में 7 ऐसे ठोस सतह हैं जो कि महाद्वीप जो कि महाद्वीप कहलाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ, ये ऊपर देखो पहला टुकड़ा, दूसरा ज़मीन का टुकड़ा, तीसरा ज़मीन का टुकड़ा, चौथा, पाँचवा, छठा और नीचे ये 7वां, ठीक है। और ऊपर भी ये इस तरीके से। तो पूरी दुनिया में 7 बड़े बड़े टुकड़े आपने देखे जो कि पानी से अलग हैं, मतलब जिसकी जो पानी से डूबे नहीं हैं, पानी से अलग हैं। इन्हीं 7 टुकड़ों में ही सारी दुनिया समाई हुई है। जितने भी आप देश को जानते हो, अमेरिका, फ्रांस, रसिया, चाइना, ये सब इन्हीं 7 कॉन्टिनेंट्स में ही हैं दोस्तों, ठीक है। सर अपना भारत कहाँ पर है? जस्ट अभी हमने पढ़ा कि हम लोग एशियन कॉन्टिनेंट्स में आते हैं। येलो कलर से आपको एशियन कॉन्टिनेंट दिख रहा होगा, और ये भारत का दोस्तों जो पोजीशन है इतना ज़्यादा परफेक्ट पोजीशन है, ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर भारत को बनाया हो। देखो भारत की लोकेशन इतनी बढ़िया है एशिया में कि 3 तरफ से तो ये पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। ऊपर में दोस्तों हमारे हिमालय पर्वत है, तो इसकी लोकेशन इस तरीके से है कि ये हमको एशिया के बाकी देशों से बिल्कुल अलग कर देता है। यानी कि एशिया के बाकी देशों से अपनी लोकेशन जो है वो बिल्कुल अलग है। इस वजह से हमेशा दोस्तों कहता हूँ कि भारत जो है कुछ खास बात है, भारत में कुछ खास है, और वो खास क्या है वो जानेंगे अभी आगे। तो यहाँ पर देखिए दुनिया जो है, अब कुछ लोग कहेंगे सर 7 नहीं 8 महाद्वीप हैं, कुछ लोग बोलेंगे 6 है। तो ये अलग अलग थ्योरी है, लेकिन ऑफिशियल हम लोग अभी 7 मानेंगे। कुछ लोग इसको 1 मान लेते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि ये दोनों 1 हैं, इस तरीके से। तो पहले इन कॉन्टिनेंट्स का नाम देखो, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये 7 द्वीपों के नाम हैं जो कि आपको हर समय याद होने चाहिए। साथ ही साथ में आपके मन में एक और सवाल आएगा कि सर ये 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए, इसके अलावा सर ये जो पूरी दुनिया में पानी फैला हुआ है, समुद्र जो है, ओशियन, इनको भी तो सर डिवाइड किया होगा। तो देखा जाए तो ये पूरा एक लग रहा है, लेकिन इसको भी दोस्तों डिवाइड किया गया है।
तो इसको जो डिवाइडेशन है वो किस तरीके से किया गया है कि पूरी दुनिया को 5 बड़े महासागरों में डिवाइड किया गया है। 5 कितने 5 बड़े बड़े महासागरों में पूरी दुनिया को डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 5 बड़े महासागर हैं? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, सदर्न ओशियन। तो पूरी दुनिया को दोस्तों 5 बड़े बड़े, पूरी दुनिया को 5 बड़े बड़े, पूरी दुनिया को 5 बड़े बड़े महासागरों से घिरा हुआ माना जाता है। सर अगर एक बार मैप में दिखा दोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बिना मैप के मैं आपको बिना इमेज के कोई भी चीज़ दोस्तों नहीं पढ़ाऊँगा, आपको इतने बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये रहा दोस्तों पैसिफिक ओशियन, ठीक है, जिसकी बात हो रही थी, पैसिफिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन यहाँ से लेकर पूरा ये देखो यहाँ ऊपर तक गया है, ये अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। अब चूंकि दुनिया पूरी गोल है तो यहाँ से जब जाओगे तो कहाँ से निकलोगे? इस तरफ से निकल कर बाहर आ जाओगे, तो ये भी तो पैसिफिक ओशियन ही हुआ, तो ये भी पैसिफिक ओशियन है। ऊपर की साइड में है आर्कटिक ओशियन, ठीक है, आर्कटिक ओशियन, नीचे की साइड में सदर्न ओशियन, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों जो है पूरी दुनिया जो है वो इंडियन ओशियन भी मैंने आपको बता दिया, सारे 5 महासागर जो हैं इस तरीके से फैले हुए हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों एक बहुत सारे वैज्ञानिकों का ग्रुप है, या बहुत पहले से वैज्ञानिक हमेशा से ये रिसर्च करते रहे हैं कि जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं ये अलग कैसे हो गए। दोस्तों हुआ क्या था कि बहुत पहले, मतलब ये चीज़ें रिसर्च आज भी चल रही है कि एक समय हुआ करता था जब ये अलग अलग जो कॉन्टिनेंट हैं ये पहले सब जुड़े हुए थे और आपस में ये दोस्तों ये देख रहे हैं ये ज़मीन जो है ये खिसक कर अब दूर हो गई है। पहले ये सब एक ही में कनेक्टेड थे, ये यहाँ से जुड़ा था। इसका अगर आप शेप देखोगे, मतलब ये चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इसका शेप देखोगे, एक बार आपको मैप में दिखाता हूँ, ये तो इस तरीके से इसका दोस्तों शेप है। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल यहाँ पर फिट हो जाएगा। अगर इसको हम लेकर चिपका दें तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि फिट हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जो इसका शेप है और यहाँ पर जो लोकेशन बन रही है और यहाँ देखो ऊपर तक जा रहा है, इसको अगर हम यहाँ पर खींच कर लाएँ तो ये ऐसा लगता है कि यहाँ से जुड़ने के चांसेस लग रहे हैं। यहाँ का गैप भी पूरा फिल हो सकता है। और अगर इस कॉन्टिनेंट को यहाँ से हम लोग ले जाके यहाँ पर फिट कर दें तो ऐसा लग रहा है कि सर ये परफेक्ट एक इस पूरा मतलब स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो पहले बहुत साल पहले की बात है, मतलब 1-2 साल नहीं, लाखों करोड़ों साल पहले की बात है। लाखों करोड़ों साल पहले ये जो पूरा लैंड था ये समूचा था, मतलब एक ही लैंड था, ये बहुत बड़ा लैंड मास हुआ करता था, ये अलग अलग कॉन्टिनेंट नहीं थे। बाद में समय के साथ साथ में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि ये सब कुछ आपस में बिखरते गए, टूट गए, अलग अलग हो गए, जिसको आज हम पढ़ रहे हैं। आज से 5 लाख साल के बाद में या करोड़ों वर्ष के बाद में ये दुनिया कैसी दिखेगी, ये आज के समय से दोस्तों बिल्कुल डिफरेंट होगी। हो सकता है ये जो नॉर्थ अमेरिका है ये खिसक कर हो सकता है नीचे चला जाए, या हो सकता है ये यहाँ पर पहुँच जाए, या फिर ये और दूर हो जाए मिडिल ईस्ट से, यूरोप से। तो होने को कुछ भी हो सकता है। आज के साल भर 1 लाख साल बाद दुनिया कैसी होगी वो आज के समय से बिल्कुल डिफरेंट होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार की रिसर्च दोस्तों चलती रहती है। लेकिन एक रिसर्च जो रिसेंट में सामने आई, बड़ी ही चौंकाने वाली दोस्तों रिसर्च थी। आप भी इसके बारे में जानोगे तो आप भी इसको जानकर शॉक्ड हो जाओगे कि कुछ वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है और उनको ये पता चला है कि जितने भी ये कॉन्टिनेंट्स हैं ये साल दर साल थोड़ा थोड़ा मतलब मिलीमीटर में एक दूसरे की तरफ दोस्तों ये खिसकते चले आ रहे हैं। जिसके बाद में क्या होगा कि ये सारे महाद्वीप एक समय के बाद में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद में एक ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसा कि पहले हुआ करता था। और उस स्ट्रक्चर का नाम रखा गया है पैंजिया प्रॉक्सिमा। तो अगर आपसे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो जितनी जानकारी मैंने आपको दी है उस हिसाब से आप इसको आंसर कर पाओगे। क्या कर पाओगे? पैंजिया प्रॉक्सिमा।
इसका नाम रखा है पैंजिया प्रॉक्सिमा। साथ ही साथ में वैज्ञानिकों ने इसका एक मैप पहले से बना लिया है, एक इसका नक्शा बना लिया है, मतलब समझो किस लेवल पर रिसर्च चल रही है। तो देखो सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आ गया, यूरोसिया मतलब यूरोप और एशिया आपस में मिल गए, अफ्रीका कौन, और ये सब मिलाकर दोस्तों ये कॉन्टिनेंट बना रहे हैं एक टुकड़ा, मतलब पूरी ज़मीन एक साइड हो जाएगी और समुद्र दोस्तों अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनता है पैंजिया प्रॉक्सिमा। ठीक है, ये कहा गया। आगे चलते हैं दोस्तों। यही बात आज से 100 साल पहले जर्मनी के एक साइंटिस्ट ने जब पहली बार कही थी तो उनकी बातों को साफ साफ नकार दिया गया था कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब रिसर्च हुई, समय के साथ साथ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, पता लगाया गया, तो ये सब चीज़ें निकल कर सामने आई कि हाँ ये चीज़ तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो कई प्लेटों से मिलकर बनी होती है। तो ये जो प्लेटें हैं ये धीरे धीरे अपनी पोजीशन से खिसकती रहती हैं। तो अभी आज के समय की अगर हम लोग बात करें तो सैटेलाइट से इस चीज़ पर दोस्तों नज़र रखी जा रही है, सैटेलाइट से नज़र रखी जाती है कि पृथ्वी समय के साथ साथ में कितना जो है अपने स्थान से खिसक रही है। कोई भी ज़मीन हो, जैसा कि जिस ज़मीन पर हम लोगों के पैरों के नीचे जो ज़मीन है वो भी अपनी पोजीशन से थोड़ा थोड़ा खिसक रही है। तो अब सैटेलाइट से इसकी नज़र रखी जाती है, लेकिन ये मतलब इसका जो वैल्यू है वो इतना कम होता है कि हम लोग उसको ना के बराबर मानते हैं। ठीक है, अब ये सब कुछ कैसे होता है वो आज की डेट में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो अपनी पूरी पृथ्वी का आप फोटो देखें, बहुत ध्यान से आप चीज़ों को समझना, क्योंकि अब जो कॉन्सेप्ट आपका बनने वाला है ये बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम आएगा। जैसे मान लो ये हमारी पूरी पृथ्वी है और ये रही सबसे ऊपर वाली सतह, ये जहाँ पर हम लोगों का घर होता है, हम लोग अपना घर बनाते हैं, एरोप्लेन्स उड़ते हैं, हम लोग कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, ये सब कुछ हम लोग करते हैं इस वाली सतह पर। तो इस वाली सतह पर अगर हमारा घर होगा, मान लो हम लोग इस जगह पर, एक बार आपको बता देते हैं, मान लो इस सतह पर हम लोग कार चला रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से मान लो हमारी ये कार है। अब कुछ लोगों को सवाल आएगा कि सर ये जो कार है इस सतह पर अगर है तो ये नीचे क्यों नहीं गिर जाती है। एक्चुअल में यहाँ से एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जिसकी वजह से हम लोग ज़मीन से जुड़े रहते हैं। अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा तो हम लोग गिर जाएंगे, ऐसा कुछ होता है। तो पृथ्वी जो होती है वो अलग अलग लेयर्स में मिलकर बनी होती है। जैसा कि मैंने ऊपर आपको एक फ़ोटो दिखाया था कि पृथ्वी गोल है, लेकिन उस गोल के अंदर में जब आप जाओगे तो सबसे अंदर एक गोल आपको बड़ा सा गोला मिलेगा जिसका नाम क्या है, क्रस्ट, जिसके बारे में इनर कोर, इसको बोलते हैं कोर। उसके बाद में एक ये लेयर है, उसके बाद में इतनी चौड़ी, देखो इतनी चौड़ी एक और लेयर आपको दिख रही है। इसके बाद में आ जाता है क्रस्ट, सबसे ऊपरी पार्ट को बोला जाता है क्रस्ट। अगर हम इसको एक और दूसरी इमेज से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, साफ साफ आपको दिख रहा है कि सबसे ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं क्रस्ट, फिर जो लेयर आती है उसको बोलते हैं मेंटल, उसके बाद में आ जाता है आउटर कोर। और आउटर कोर जो होती है पृथ्वी की वो लिक्विड फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में, और सबसे भीतरी जो होता है वो सॉलिड होता है। ये जो गेंद जैसा आपको दिख रहा है ये सॉलिड पार्ट है, ये लिक्विड है। और यही दोस्तों जो लिक्विड है और जो मेंटल है ये भी थोड़ा बहुत लिक्विड होता है। जब कभी ज्वालामुखी फटता है वो यही चीज़ निकल कर सामने आती है। आगे हम लोग डिटेल में हालांकि सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, अभी सिर्फ माइंड में एक बेसिक आइडिया डेवलप करो, बेसिक से एडवांस दोस्तों आपको लेकर जाएंगे। लेकिन अभी सिर्फ आप ये जानो, आपके बहुत ही बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक ऐसा व्यू दिखा रहा हूँ पूरी पृथ्वी का, जैसे हम लोग बर्थडे का केक कट करते हैं, केक काटने के बाद में जो पीस हम लोग लेते हैं बिल्कुल उसी शेप पे हमने पृथ्वी को काटा है। और पृथ्वी को काटने के बाद में देखो किस तरीके से आपको चीज़ें दिख रही हैं। देखो सबसे ऊपर वाली जो क्रस्ट है उस पर क्या होगा, समुद्र होंगे, पेड़ पौधे आपको दिख रहे हैं, पर्वत है, पठार है, पहाड़ है, ये सारी चीज़ें आपको इसके सबसे ऊपरी लेयर पर दिख रहे हैं जिसको बोलते हैं क्रस्ट। उसके बाद में है मेंटल, कितना चौड़ा एरिया है। उसके बाद में आउटर कोर जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है, और सबसे आखिरी में आ जाती है कोर।
तो ये जो लेयर्स हैं, ये लेयर्स दोस्तों आपस में खिसकती रहती हैं, और इसी वजह से आपने देखा होगा जब ये लेयर्स आपस में टकराती हैं, खिसकती हैं, इसी वजह से ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये एक दूसरे की तरफ दोस्तों मूवमेंट दिखाते हैं, और आज के हो सकता है हजारों करोड़ों साल के बाद में ये आपस में जुड़कर, जैसा कि वैज्ञानिक बोल रहे हैं, पैंजिया प्रॉक्सिमा का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आगे चलकर हम लोग अपने किसी टॉपिक में बाद में पढ़ेंगे अर्थक्वेक, जो भूकंप आता है वो किस तरीके से आता है, वॉल्केनो कैसे फटता है, ये सारी चीज़ों के पीछे पृथ्वी की लेयर्स का काम होता है। जैसे मान लो दो लिथोस्फीयर, मतलब सबसे ऊपरी परत जो होती है लिथोस्फीयर, ये लेयर देखो सीधे जा रही है, और सामने वाली लेयर से जब ये टकरा गई तो ये लेयर देखो अंदर की तरफ घुस गई। ठीक है, इसको होना चाहिए था यहाँ, लेकिन ये नीचे की तरफ चली गई। तो जब ये नीचे की तरफ जाएगी तो यहाँ पर नीचे क्या है, लिक्विड है, लावा के फॉर्म में। ये लिक्विड दोस्तों वॉल्केनो के माध्यम से इस तरीके से फूटने लगता है। तो यही सारी चीज़ें हैं, अर्थक्वेक भी इसी कॉन्सेप्ट की वजह से आता है। तो वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे आगे डिटेल में। अभी हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला शानदार क्वेश्चन बना है कि कौन सा कथन निम्नलिखित में से बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत विश्व का दूसरे सबसे बड़ा देश है। तो ये चीज़ दोस्तों बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दुनिया के जितने भी देश हैं उनमें से एरिया वाइज अगर बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो भारत का पोजीशन आता है 7वां। अब किसी किसी क्वेश्चन में लिखा होगा 5वां, 6ठा, तो कुछ भी लिख दे, 7वें के अलावा कुछ भी लिखा तो उसको क्या करना है, गलत करना है। पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, और ये पॉपुलेशन डेटा वर्ष 2011 की जो जनगणना है उसके हिसाब से लिया गया है। अब कभी कभी हो सकता है आपसे एग्ज़ाम में भारत का ना पूछे, किसी और का क्षेत्रफल पूछ ले, किसी और देश के बारे में पूछ ले, तो गलती से भी गलती ना हो, आप एडवांस लेवल तक के लिए तैयार हो। आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ कि पूरी दुनिया के क्षेत्रफल में अलग अलग देशों का कौन सा स्थान है। सबसे पहले देखो अपना भारत जो है ये 7वें स्थान पर है। भारत के पहले सबसे बड़ा एरिया जो है पूरी दुनिया में वो है रसिया का, उसके बाद में कनाडा, फिर है चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर भारत, फिर अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया। ठीक है, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन वाइज अगर डेटा देखें तो चाइना इस समय सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, जो कि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का 18.27% है। इसी तरीके से भारत जो है पॉपुलेशन के मामले में सेकेंड स्थान पर आता है वर्ष 2011 की जनगणना के हिसाब से, जहां पर पूरी दुनिया के 17.58% लोग रहते हैं। अब अगर आप माइंडेड होंगे, आप थोड़े से भी होशियार होंगे, तो आप एक चीज़ समझ गए। क्या समझ गए? सर अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें पूछ लिया जाए कि पूरी दुनिया का 17.5% लोग भारत में रहते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। क्यों? इस डेटा को घुमा फिराकर कितनी तरीके से पूछा जा सकता है, सारी चीज़ें आपको लिख दी हैं। जब आप इस नोट्स को दोस्तों डाउनलोड करोगे तो इस नोट्स में एक एक चीज़ लिखी हुई है, आप इसको बढ़िया तरीके से समझें और इसमें आपको मतलब चीज़ों को याद भी करें। क्वेश्चन क्या बनेगा कि कौन सा कथन निम्नलिखित में से बिल्कुल सही है। पहला प्रश्न है कि भारत में संपूर्ण विश्व का 17.5% जनसंख्या निवास करती है। भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के स्थलीय क्षेत्रफल का 2.4% है। तो आप बोलेंगे सर इसका आंसर हम लोग करेंगे। चलो दिमाग लगाओ। जब दोस्तों आपने दिमाग लगाना शुरू किया तो आपने देखा कि सर ने अभी जस्ट ऊपर बताया कि भारत में विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। तो ये पहला स्टेटमेंट दोस्तों बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि पूरी दुनिया का जो क्षेत्रफल है उसके हिसाब से भारत में जो स्थलीय क्षेत्रफल है ये है 2.4%। तो 2.4%, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों कथन यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखो अगला शानदार क्वेश्चन क्या बना है। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले आप सभी लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा। अब तक दोस्तों मेरा जो प्रयास है, देखो हम आपके लिए सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। कोई चीज़ अच्छी लगी या ख़राब लगी वो तो बाद में आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। अगर वाकई दोस्तों मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पर पर्सनली एक कमेंट जरूर करके बताना कि क्या क्या इसमें आपको अच्छाइयाँ लगी। सर मुझे क्लास बहुत अच्छी लगी। उससे क्या होगा, मुझे ये पता चलेगा कि हाँ मुझे इसी पैटर्न पर पढ़ाना है, ऐसे ही पढ़ाते हुए चलना है, सो दैट आपको सारी चीज़ें समझ में आती रहें। तो देखो भारत की भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण की तरफ 3214 किलोमीटर है। फिर है कि भारत की भूमि पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? एडवांस लेवल के ये सब क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। अब एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। कह रहे हैं भारत नॉर्थ से साउथ, यानी कि अगर भारत का हम नक्शा देखें तो नॉर्थ से यहाँ से और साउथ तक अगर हम बिल्कुल सीधे कार चलाते हुए जाएं, पैदल चले जाएं, साइकिल से चले जाएं, बाइक से जाओ, कार से जाओ, तो सीधे सीधे जब आप चलोगे तो ये जानते हो कितना हुआ? 3214 3214 किलोमीटर हो गया। और अगर आप लोग दोस्तों ईस्ट से और वेस्ट की तरफ जाएं, ईस्ट से वेस्ट, तो ये जो भारत की चौड़ाई है ये है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। अब बताइए, ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने है। ये रोज़मर्रा आप भी कहीं घूमने जाते होंगे, 300 किलोमीटर गाड़ी चली, 500 किलोमीटर गाड़ी चली, तो इन सब चीज़ों से क्या है, ये सब कुछ आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है। बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें याद रखो। और इसको याद मतलब और अच्छा मन लगाने का तरीका मैं आपको बता दूं। आप क्या करो कि आप जैसे मान लो घर से घूमने जाते हो, उत्तराखंड गए, कार से गए, मान लो 500 किलोमीटर आपने कार चलाई, ठीक है। तो आप मन में क्या सोचा करो, मन में सोचा करो कि अरे सर ने बताया था कि 3214 किलोमीटर दोस्तों जो है पूरे भारत की मतलब लंबाई, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक है। तो 500 किलोमीटर आप गए, 500 किलोमीटर आप आए, तो आपने मान लो 1000 किलोमीटर आपने दूरी तय करी। तो वहाँ से आपको एक आइडिया लगेगा कि इसका 3 गुना और चल लेते तो पूरा भारत आप चल लिए होते। मतलब ये कहने की बात है, आपस में ग्रुप में दोस्तों के साथ में डिस्कस कर सकते हो कि लगभग 3000 किलोमीटर अगर हम चल लेंगे तो इसका मतलब हुआ कि हम भारत के एक छोर से दूसरे छोर पे पहुंच गए, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट डाटा यहाँ से अपने दोस्तों को, दोस्तों जब आप ये सब चीज़ें बताओगे तो वो समझो शॉक्ड हो जाएंगे, वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये सब चीज़ें भी उनको पता होनी चाहिए। तो ये आपको समझना है। इसके अलावा एक डेटा होता है कि लैंड फ्रंटियर कितना है। लैंड फ्रंटियर का मतलब है कि अगर हम सिर्फ बॉर्डर पर साइकिल से जाएं, पैदल जाएं, इस तरीके से चलते रहें, इस तरीके से पूरी लैंड फ्रंटियर जो है उसको अगर देखें तो ये 15,200। सर ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जाएगा। 15,200 किलोमीटर इसकी हो जाती है लैंड फ्रंटियर। इसके बाद में अगर पूछा जाए कि भारत की कोस्टल लाइन की समुद्री सीमा कितनी है, तो यहाँ से चलो ये देखो समुद्री सीमा है, ये सब कुछ जो है ये समुद्री सीमा है। तो ये रही समुद्री सीमा। तो समुद्री सीमा की जो लंबाई है वो है 7517 किलोमीटर, 7517 किलोमीटर, 7517 किलोमीटर। ये पूरे भारत की दोस्तों कोस्टल लाइन है। तो इस चीज़ को भी आप समझते हुए चलना। तो आई होप दोस्तों आपको जितनी भी चीज़ें मैंने समझाई हैं बहुत अच्छे से, आशा करता हूं आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको दोस्तों मेरे नोट्स में लगी हुई सारी फ़ोटोज़, जितने भी टेबल फॉर्मेट में दिए गए कंटेंट्स हैं, ये सब कुछ दोस्तों अच्छा लगा हो तो एक बार मुझे व्हाट्सएप पर सभी लोग मैसेज करके बताएं कि सर आपका जो कोर्स है ये बहुत ही शानदार है और आप रेगुलर बेसिस पर आपको दोस्तों क्लासेस मिलेंगी। किसी भी क्लास को स्किप मत करना, बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीज़ें याद होती चलेंगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो।